हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षण कौशल के थर्ड लेक्चर की। इसका टॉपिक है शिक्षण सूत्र। शिक्षण सूत्रों के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, इसके जनक कौन है। हार्वर्ड, स्पेंसर और कमेनियस, इन दोनों द्वारा प्रतिपादित 11 शिक्षण सूत्रों को ही शिक्षण सूत्र कहते हैं। तो दोस्तों, शिक्षण सूत्रों की संख्या है 11। एक बार हम देख लेते हैं कि कौन कौन से शिक्षण सूत्र हैं और उनके अंदर क्या क्या है। सबसे पहला है सरल से कठिन की ओर। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड, सरल से कठिन की ओर। इसमें क्या होता है, शिक्षण सूत्र में पहले सरल अवधारणाओं को फिर जटिल अवधारणाओं को समझाया जाता है। किसी भी बालक को हम पढ़ाते हैं तो सबसे पहले जो इजी कॉन्सेप्ट होते हैं वह समझाने पड़ते हैं, उसके बाद हम हार्ड कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए, हासिल के जोड़ सिखाने के लिए बालक को पहले साधारण जोड़ व गिनती का ज्ञान कराना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। सेकंड नंबर पर हम चलते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर। छात्रों को पहले वे तथ्य बताए जाते हैं जो वह जानता है। कक्षा में जब भी आप पढ़ाते हैं तो पहले ऐसी चीज़ें बताएं जो बालक पहले से जानता है, जो उसे पहले से ज्ञात हैं। तब उसी के आधार पर नए विषय वस्तु बताई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। उदाहरण के लिए, पहले वर्ण की जानकारी, उसके बाद का से कमल, कबूतर, उस वर्ण से बने शब्दों को सिखाना चाहिए। अब चलते हैं हम थर्ड नंबर पर। थर्ड नंबर पर है मूर्त से अमूर्त की ओर या स्थूल से सूक्ष्म की ओर। दोस्तों, मूर्त वे वस्तुएं होती हैं जो हमें दिखाई देती हैं, जैसे टेबल, कुर्सी, फैन, जैसे मूर्त रूप होती है, जैसे हम टच कर सकते हैं। तो छात्र को मूर्त जो दिख रहा है का ज्ञान कराकर अमूर्त, अमूर्त वह चीज़ें होती हैं जो हमें दिख नहीं रही होती हैं, मूलतः कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे ईमानदारी, विश्वास, निष्ठा। ठीक है फ्रेंड्स, इन अवधारणाओं का ज्ञात कराना चाहिए। अमूर्त वे चीज़ें होती हैं जो कल्पना में होती हैं, जो एक विचारधारा हो सकती है। अब बात करते हैं फोर्थ नंबर पर प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। पहले वर्तमान की जानकारी कराई जानी चाहिए, उसके बाद ही भूत एवं भविष्य की घटनाओं की जानकारी दी जाए। अतः शिक्षक को छात्रों को अप्रत्यक्ष भूत भविष्य की घटनाओं, तथ्यों, वस्तुओं की जानकारी देने से पहले वर्तमान की घटनाओं का ज्ञान कराना चाहिए। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु है यहाँ पर। जब भी आप अपनी कक्षा में पढ़ाएं तो ऐसी चीज़ों को पहले पढ़ाएं जो वर्तमान की हैं, जो उसके आसपास सराउंडिंग की चीज़ें हैं, उसके बारे में बच्चा जानता ही जानता है। उसके बाद हमें बताना चाहिए कि पहले ऐसा कल्चर था, पहले ऐसा होता था, अब वर्तमान में फ़ोन आ गए हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। तो उसे फिर भविष्य के बारे में बताना चाहिए कि भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, तो वह ऐसे समझ जाएगा। फिफ्थ नंबर पर हम चलते हैं पूर्ण से अंश की ओर। सूत्र का आधार गेस्टाल्टवाद है दोस्तों। ठीक है, इसे ही हम समग्रता का सिद्धांत भी बोलते हैं। पूर्ण से अंश की ओर, बालक सर्वप्रथम किसी वृक्ष को देखता है, फिर उसके भागों, वृक्ष के भागों को, तना, पत्ती, फूल, फल, जड़ आदि का ज्ञान करता है। अतः शिक्षक को पूर्ण से अंश की ओर ज्ञान कराना चाहिए। पहले किसी वृक्ष के बारे में बताएं, फिर वृक्ष के पार्ट्स के बारे में ज्ञान कराना चाहिए। अब चलते हैं हम 6 नंबर पर, अनिश्चित से निश्चित की ओर। शुरू में बालक को घटना, वस्तु का स्पष्ट ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि अनुभव व परिपक्वता का अभाव होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं वह उतना ही समझ पाते हैं जो उनके सामने प्रेजेंट होता है, प्रत्यक्ष होता है या मूर्त रूप में होता है। बालक का ज्ञान अनिश्चित व स्पष्ट होता है, अतः शिक्षक को बालकों के ज्ञान एवं अनुभव को निश्चित एवं स्पष्ट कराना चाहिए। तो एक शिक्षक को चाहिए कि बालक को जो भी चीज़ बताए उसका कॉन्सेप्ट, उन घटनाओं को, उन वस्तुओं के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से बताएं, जिससे बालक के मस्तिष्क पर बिल्कुल सही अमिट छाप बने। 7वें नंबर पर है विशिष्ट से सामान्य की ओर। शिक्षक को किसी भी प्रकरण, टॉपिक का सर्वप्रथम उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, फिर उसी की सहायता से सिद्धांत व नियम की ओर बढ़ना चाहिए। इसे बोलते हैं उदाहरण से नियम की ओर या विशिष्ट से सामान्य की ओर। 8th नंबर पर है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण मतलब होता है किसी भी चीज़ का एनालिसिस करना। विश्लेषण की प्रक्रिया में बालक को किसी बात को भली भांति समझने में सहायक होता है, जबकि संश्लेषण मतलब होता है सिंथेसिस, जोड़ना। संश्लेषण उस बात के ज्ञान को निश्चित रूप प्रदान करता है, एक सिस्टमेटिक वे में सर्टेन निश्चित रूप प्रदान करता है। 9th नंबर पर है मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की ओर। बालक की शिक्षा उसकी रुचियों, रुझानों, क्षमताओं के अनुसार प्रदान की जानी चाहिए। तत्पश्चात उसे विषय का तार्किक एवं क्रमबद्ध ज्ञान देना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है दोस्तों। हमें कक्षा में क्या करना चाहिए, बालक की रुचि को देखना चाहिए, बालक के बौद्धिक स्तर को, बालक की बुद्धि लब्धि को, उसी के अनुरूप पहले शिक्षा करानी चाहिए। जब उसका धीरे धीरे विकास हो जाता है, फिर क्रमिक रूप से हमें पाठ्यक्रम की ओर बढ़ना चाहिए, फिर हमें कॉन्सेप्ट की तरफ, उनके एग्जाम्पल्स की तरफ उसको ज्ञान कराना चाहिए।
10th नंबर पर है अनुभव से युक्ति की ओर। शिक्षकों को बालक के अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान को, प्रत्येक बालक में अपने सराउंडिंग से, अपने वातावरण से ज्ञान प्राप्त होता है। शिक्षक को उस ज्ञान का यूज करना चाहिए और उस ज्ञान को विविध विधियों, सामग्रियों द्वारा तर्क संगत व युक्तियुक्त बनाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। और 11वें नंबर पर है प्रकृति का अनुसरण। शिक्षा का अंतिम लक्ष्य बालक को उसकी प्रकृति के अनुसार शिक्षित करना है। जो भी किसी भी व्यक्ति का नेचर है, कोई अगर ड्राइंग अच्छी बनाता है, कोई पेंटिंग करता है, कोई डांस करता है, कोई सिंगिंग करता है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, तो उसके नेचर के अकॉर्डिंग ही हमें शिक्षित करना है। अतः उसकी रुचि, जिज्ञासा एवं मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा प्रदान करना है। तो दोस्तों ये हो गए आपके 11 शिक्षण सूत्र, जिनसे आपके 1-2 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। अब हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स शिक्षण सिद्धांत की। शिक्षण सिद्धांत में मार्गदर्शक बिंदु हैं या अवधारणाएं हैं जिन्हें ध्यान में रखकर एक शिक्षक शिक्षण कार्य करता है। हम दोस्तों सिर्फ इनके सिद्धांतों को देख लेते हैं कौन कौन से हैं। चयन का सिद्धांत, पूर्व ज्ञान का सिद्धांत, लोकतांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत, करके सीखने का सिद्धांत, पुनरावृत्ति का सिद्धांत, सर्वांगीण विकास का सिद्धांत, जीवन से जुड़ने का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत एवं नियोजन का सिद्धांत। एक बार हम इन्हें अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लें और इन्हें समझ लें। पिछली वीडियो में मैंने बताया ही था कि लोकतांत्रिक मूल्य क्या होते हैं, जिसमें प्रत्येक छात्र को कक्षा में बोलने की आज़ादी हो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की स्वतंत्रता हो। ठीक है फ्रेंड्स। व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब होता है कि प्रत्येक छात्र भिन्न होता है, उसकी बुद्धि के अनुरूप, उसकी बौद्धिक क्षमता, उसकी रुचि, आकांक्षाओं के अनुरूप ही हमें शिक्षा प्रदान करनी है। नियोजन का मतलब होता है दोस्तों प्लानिंग करना। कक्षा में प्लानिंग है भाई, शिक्षक को पहले से ही कर लेनी है। शिक्षक डायरी में हर चीज़ मेंशन करे, उसके हिसाब से अपनी कक्षा को व्यवस्थित रूप से नियोजन करे। इसके बाद है दोस्तों जैसे पूर्व ज्ञान का सिद्धांत। कक्षा में शिक्षक कुछ भी पढ़ा रहा है तो वह पहले स्टार्टिंग में जब प्रस्तावना करता है तो वह पूर्व ज्ञान से संबंधित होनी चाहिए, जिससे बच्चा उस विषय वस्तु से कनेक्ट कर पाए। इसके बाद है दोस्तों सर्वांगीण विकास का सिद्धांत। शिक्षा का जो अंतिम लक्ष्य है वह बालक का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। इसके बाद है दोस्तों करके सीखने का सिद्धांत। करके सीखने का मतलब है कि अगर आप कक्षा में बालक को कुछ भी पढ़ा रहे हैं तो आपको गतिविधि आधारित शिक्षा पर ज़्यादा जोर देना है। एनसीएफ 2005 के अनुसार रटने पर कम जोर दिया जाना है और जो गतिविधि है, जो करके सीखने पर अधिक से अधिक बल दिया जाना है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों सूक्ष्म शिक्षण पर। सूक्ष्म शिक्षण का मतलब है माइक्रो टीचिंग। इसका प्रारंभ 1907 के बाद हुआ स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में। इसका श्रेय जाता है DW एलन को, माइक्रो टीचिंग का। इन्हें सूक्ष्म शिक्षण के जनक कहा जाता है। भारत में सूक्ष्म शिक्षण के जनक कहा जाता है प्रोफेसर DD तिवारी को। ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आप याद रखें। भारत में सूक्ष्म शिक्षण का जो मॉडल है, प्रतिमान है, वह NCERT द्वारा तैयार किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फैक्ट है, हमें याद करना है। अब बात करते हैं कि आखिर सूक्ष्म शिक्षण होता क्या है। सबसे पहले DW एलन जो जनक हैं सूक्ष्म शिक्षण के, उनके अनुसार सूक्ष्म शिक्षण एक सरलीकृत शिक्षण प्रक्रिया है जो छोटे आकार वाली कक्षा में कम समय में पूर्ण की जाती है। दोस्तों इसमें क्या होता है सूक्ष्म शिक्षण में, इसमें जो टाइम होता है वह फिक्स होता है, एक निर्धारित समय होता है। और सूक्ष्म शिक्षण में जो शिक्षक होता है वह सिर्फ एक ही शिक्षण कौशल का इस्तेमाल करता है। इसमें तुरंत ही फीडबैक दिया जाता है। वर्तमान में पक्षपात से बचने के लिए डिजिटल तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। और अंत में जब वह वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है तो इसमें खुद शिक्षक को अपनी प्रतिपुष्टि देने का, फीडबैक देने का अवसर दिया जाता है। ये सारे बिंदु यहाँ पर लिखे हुए हैं। तुरंत फीडबैक, पक्षपात से बचने के लिए डिजिटल तकनीक का सहारा, कम समय में एक शिक्षण कौशल का अभ्यास या प्रशिक्षण। ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं एलन एंड रियान द्वारा सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांत। यह एक वास्तविक शिक्षण है। इसमें शिक्षण की जटिलताओं को कम कर दिया गया है क्योंकि एक ही शिक्षण कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। एक समय में एक ही शिक्षण कौशल पर बल दिया जाता है। इसमें अभ्यास प्रक्रिया पर ज़्यादा नियंत्रण संभव है क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं, निर्धारित समय होता है, कम स्ट्रेंथ होती है। इसमें तुरंत प्रतिपुष्टि या फीडबैक दिया जाता है जिससे शिक्षक अपनी कमियों को उधर ही इम्प्रूव कर ले। सूक्ष्म शिक्षण का चक्र है, इसमें 6 चरण होते हैं। सबसे पहले शिक्षक योजना बनाता है, फिर शिक्षण कार्य करता है, उसके तुरंत बाद प्रतिपुष्टि होती है। यहाँ पर 3 स्टेप हो गए पूरे। इसके बाद प्रतिपुष्टि के बाद वह सुधार कर कर पुनर्योजना बनाता है, पुनर्शिक्षण करता है और पुनर्प्रतिपुष्टि उसे प्राप्त होती है। ये आपके 6 चरण यहाँ पर हो गए। इसके बाद NCERT द्वारा सूक्ष्म शिक्षण का प्रतिमान NCERT द्वारा है। इसमें चर्चा विधि का सहारा लिया गया है। प्रतिपुष्टि के लिए विशेषज्ञों
बीटीसी, डीएलएड और बीएड के प्रशिक्षुओं की सहायता ली जाती है। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद कर लें, छात्रों की संख्या 5 से 10 होती है। पाठ की अवधि सिर्फ 6 मिनट की होती है दोस्तों, ओनली 6 मिनट। कौशल की संख्या एक बार में एक। छात्रों के प्रकार स्कूली छात्र या बीएड डीएलएड प्रशिक्षु। कुल समय इसमें 36 मिनट। ठीक है फ्रेंड्स, 36 मिनट आप देख रहे हैं, ये चक्र है, उसको मैंने बताया था कि सबसे पहले तैयार होगी 6 मिनट में, उसके बाद शिक्षण 6 मिनट, फिर प्रतिपुष्टि, तो एक सेट हो गया आपका 18 मिनट का। इसके बाद पुनर्योजना बनाई जाएगी 6 मिनट में, पुनर्शिक्षण 6 मिनट में और प्रतिपुष्टि पुनः 6 मिनट। तो 6 मिनट बनाकर यहाँ पर फिर 18 मिनट हो गए, तो टोटल 36 मिनट की यहाँ पर आपको क्लास हो जाएगी। फ्रेंड्स, मैं आपको शिक्षण कौशल का सारा सिलेबस कवर करवाऊंगा, आप रोज़ वीडियो को देखते जाएं। मैं प्रयास करूंगा कि डेली वीडियो अपलोड की जाए। अगर कभी 1-2 दिन आगे पीछे हो जाता है तो आप चिंतित ना हो, मैं पूरा शिक्षण कौशल और उसके बाद जीवन कौशल आपका प्रिपेयर करवाऊंगा। दोस्तों, अगर आप इन नोट्स को परचेज करना चाहते हैं और सुपर टेट के सारे सब्जेक्ट के नोट परचेज करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप उस व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर ही आपको सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ अवेलेबल कराई जाएगी। थैंक यू सो मच गाइज, जय हिंद।